हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12 के चैप्टर सेकंड की, जो कि है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में दोस्तों आज हम दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा गुरु बीजाणु जनन, जिसको इंग्लिश में मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और दूसरा टॉपिक है भ्रूण कोश का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे गुरु बीजाणु जनन की। इसको दोस्तों दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। परिभाषा देख लेते हैं, यही परिभाषा बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो परिभाषा देखिएगा दोस्तों, गुरु बीजाणु मातृकोश का या महाबीजाणु मातृकोश का, जिसको इंग्लिश में मेगास्पोर मदर सेल और शॉर्ट में MMC, M फॉर मेगा, M फॉर मदर और C फॉर सेल, से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 4 सेल्स बनेंगी वो हैप्लॉइड प्रकार की हैं, जिनको हम दीर्घ बीजाणु या महाबीजाणु कह रहे हैं। बनने की क्रिया को दीर्घ बीजाणु जनन या महाबीजाणु जनन कहते हैं। आइए दोस्तों पूरे प्रोसेस को एक चार्ट के द्वारा समझ लेते हैं, बहुत इजी प्रोसेस में। यहाँ पर दोस्तों ये ब्लैक कलर से मैंने एक मेगास्पोर मदर सेल दिखाई है, जो कि द्विगुणित होती है। इसकी जो प्रकृति है दोस्तों वो डिप्लॉयड होती है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होते हैं यानी मियोसिस डिवीजन, और जिसके फलस्वरूप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो 4 सेल्स का निर्माण होता है। देखिएगा दोस्तों टोटल 4 सेल्स हैं, सभी को हमने मेगास्पोर नाम दिया है। ये चारों के चारों मेगास्पोर दोस्तों अगुणित होते हैं। तो इस प्रकार से एक मेगास्पोर मदर सेल से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 मेगास्पोर्स के निर्माण की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है। गुरु बीजाणु मातृकोश का या महाबीजाणु मातृकोश का, जिसको कि हम मेगास्पोर मदर सेल कह रहे हैं, का निर्माण बीजांड काय में उत्पन्न एक अधस्तरीय, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कहाँ पर ये डेवलप हो रही है, अधस्तरीय कोशिका, जिसको कि हम प्राथमिक परप्रसू कोशिका इंग्लिश में प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल कहते हैं, से होता है। आइए डायग्राम में देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप ये फर्स्ट A नंबर के डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं येलो कलर से, ये वाली जो सेल है यही है प्राइमरी आर्चीस्पोरियल सेल। दोस्तों ये जो आर्चीस्पोरियल सेल है, इसके यहाँ पर ये जो सेल देख रहे हैं ये असल में एपिडर्मिस सेल है। तो एपिडर्मिस के ठीक नीचे हाइपोडर्मिस ही पाई जाती है। आइए दोस्तों अगला बिंदु देखते हैं। आर्चीस्पोरियल सेल एक बड़ी कोशिका है जो सघन जीव द्रव्य से समाहित एवं सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। डायग्राम में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रॉपरली ये एक केंद्रक भी दिखाई दे रहा है हमें, साथ ही साथ इसमें सेल्स अगर देखेंगे तो अन्य सेल्स से ये बड़ी दिखाई दे रही है। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों आर्चीस्पोरियल सेल की। अगली विशेषता देखते हैं। परप्रसू कोशिका अब एक परिणत विभाजन, इस विभाजन को नोट कीजिएगा दोस्तों, इंग्लिश में इसको पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। इस डिवीजन की एक खास बात है कि ये आउटर लेयर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली जो लेयर है ये आउटर लेयर है, यूँ इस तरीके से, तो अगला जो डिवीजन होगा वो इस तरीके से ही होगा, जिसकी वजह से सेल्स एक लाइन में डेवलप होती हैं। दोबारा से पढ़ते थे। पेरिक्लाइनल डिवीजन से विभाजित होकर बाहर की तरफ एक भित्ति कोशिका यानी पैराइटल सेल तथा अंदर की ओर बीजाणु जनन कोशिका, जिसको इंग्लिश में स्पोरोजीनस सेल कहते हैं, बनाती है। आइए डायग्राम में देखते हैं दोस्तों। पहले वाले जो A डायग्राम में था दोस्तों, वहीं स्पोरोजीनस सेल जो है वो 2 कोशिकाओं को बना रही है। देखिएगा दोस्तों B डायग्राम में, यहाँ पर ध्यान से, इस B डायग्राम में 2 सेल्स का निर्माण होगा। पहली वाली ऊपर की, जिसको हमने प्राइमरी पैराइटल सेल के नाम से पुकारा, तथा दूसरी वाली दोस्तों ये वाली सेल, इसको हमने कहा बीजाणु जनन कोशिका या स्पोरोजीनस सेल। आइए दोस्तों अगली विशेषता देखते हैं। भित्ति कोशिका में आगे 1 या 2 विभाजन होते हैं, अन्यथा यह बिना विभाजन के ही रहती है। डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, ये वाली जो सेल है ऊपर वाली, जिसको हमने प्राइमरी पैराइटल सेल कहा था, अब इसमें डिवीजन नहीं होंगे और ये ऐसी ही रहेगी। जबकि जो नीचे वाली सेल है स्पोरोजीनस सेल यानी बीजाणु जनन कोशिका, इससे किसी नई प्रकार की कोशिका का निर्माण नहीं होता है। इस प्रकार यह कोशिका अब गुरु बीजाणु मातृकोशिका या महाबीजाणु मातृकोशिका, जिसको इंग्लिश में मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, वही बन जाएगी। हम इसी नाम से इसको अब पुकारेंगे। आगे के विभाजन दोस्तों इसी कोशिका में होने हैं।
गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अब एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस विभाजन को दोस्तों नोट कीजिएगा। अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे 4 अगुणित यानी हैप्लॉइड गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आइए डायग्राम में हम देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो सेल थी जिसको हमने अभी स्पोरोजीनस सेल कहा था, इसी सेल में दोस्तों डिवीजन होता है जिसके फलस्वरूप 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स का निर्माण होता है। चारों गुरु बीजाणु एक लंबवत चतुष्क यानी लीनियर टेट्रेड में व्यवस्थित रहते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं चारों के चारों गुरु बीजाणु एक लाइन में इकट्ठे हैं। इन चारों गुरु बीजाणुओं में प्राय केवल निचला गुरु बीजाणु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी नीचे की साइड का यानी ये वाला गुरु बीजाणु जो कि निवाहक यानी चलाजा की ओर स्थित होता है ही क्रियाशील रहता है। शेष तीनों अक्रियाशील गुरु बीजाणु जो कि बीजांड द्वार की ओर होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो ऊपर के दोस्तों ये जो 3 गुरु बीजाणु हैं जो कि माइक्रोपाइलर एरिया की तरफ होंगे वो सारे डिजेनरेट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जबकि जो एक शेष रह जाएगा चलाजल एरिया की तरफ वही जाके आगे के डिविजन्स को फॉलो करेगा। आइए अब अध्ययन करते हैं इस वीडियो के दूसरे टॉपिक की, जो कि है भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। आगे चलकर इसी से मादा युग्मकोद्भिद का विकास होता है। निवाहक की ओर स्थित क्रियाशील गुरु बीजाणु ही अब भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद के रूप में विकसित होता है। अभी दोस्तों हम इस स्टेप सी तक पहुंच गए थे। ये जो लास्ट वाला है निवाहक छोर की ओर स्थित है मेगास्पोर, यही क्रियाशील मेगास्पोर है। इसी मेगास्पोर के द्वारा आगे के विभाजन जिसको कि हम भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद कह रहे हैं वे होने होते हैं। तो आइए देखते हैं। इस प्रकार एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के बनने की क्रिया को एक बीजाणु विकास यानी मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता है कि मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक से आप क्या समझते हैं। आइए आगे देखते हैं। अब क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का आकार बढ़ने लगता है जिससे यह बीजांडकाय का अधिकांश भाग घेर लेता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल दिखाया गया है। फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल साइज में बढ़ा हुआ है। यहाँ पर सी डायग्राम में देखेंगे तो आपको यहाँ साइज छोटा दिखेगा, यहाँ पर साइज बढ़ गया है। साथ ही साथ यहाँ पर 3 डीजेनरेटिंग मेगास्पोर भी आपको देखने को मिलेंगे। इनका साइज दोस्तों धीरे धीरे एकदम से कम होता चला जाएगा, आगे के डायग्राम में भी आप देख रहे हैं, और अंत में ये बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। आइए दोस्तों अगला बिंदु देखते हैं। एक समसूत्री विभाजन द्वारा क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का केंद्रक विभाजित होकर 2 संतति केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और 2 केंद्र की भ्रूण कोश यानी बाई न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक का निर्माण करते हैं। आइए दोस्तों डायग्राम में हम इसको समझते हैं। डायग्राम नंबर सी में देखेंगे तो लास्ट वाला जो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल है वो फंक्शनल मेगास्पोर मदर सेल आप नीचे वाले डी डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, वो बड़ा हो जाएगा साइज में, साथ ही साथ आगे के डिवीजन करेगा, उसका केंद्रक 2 केंद्रकों में बढ़ जाएगा। ई डायग्राम में देखिएगा दोस्तों, दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाएंगे, यानी एक माइक्रोपाइल की ओर और एक चलाजा एंड की ओर, और इस प्रकार से इस समय एक बाई न्यूक्लिएट यानी 2 केंद्रकों वाला भ्रूण कोश बन जाएगा। अगला बिंदु देखते हैं। 2 अन्य क्रमिक समसूत्री विभाजनों के परिणाम स्वरूप 4 केंद्रकीय यानी 4 न्यूक्लिएट और तत्पश्चात 8 केंद्रकीय यानी 8 न्यूक्लिएट भ्रूण कोश का निर्माण होता है। अब डायग्राम एफ और डायग्राम जी में देखिएगा दोस्तों, 4 केंद्रक बन रहे हैं यानी 4 केंद्रकीय भ्रूण कोश बन गया, उसके बाद में 8 केंद्रकीय भ्रूण कोश बन जाता है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि क्रियाशील गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में होने वाले ये विभाजन सही अर्थों में मुक्त केंद्र की विभाजन है, क्योंकि प्रत्येक विभाजन के पश्चात भित्ति निर्माण नहीं होता है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, मुक्त केंद्र की विभाजन। दरअसल सूत्री विभाजन में जो नए बनने वाले केंद्रक हैं, यदि उनके बीच में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है
तब इस प्रकार के विभाजन दोस्तों मुक्त केंद्र की विभाजन कहलाते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आइए दोस्तों अगली विशेषता देख लेते हैं। इस प्रकार बने 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश में 4 केंद्रक निवाहक की ओर तथा 4 केंद्रक बीजांड द्वार की ओर रहते हैं। डायग्राम नंबर जी में देखिएगा दोस्तों, आप 4 यहाँ पर देख रहे हैं केंद्रक एक पोल पर और 4 केंद्रक देख रहे हैं दूसरे पोल पर। ये वाला जो पोल है ऊपर वाला ये माइक्रोपाइलर पोल है और नीचे वाला चलाजल पोल है। अगला बिंदु देखते हैं। अब निवाहक तथा बीजांड द्वार की ओर से एक एक केंद्रक भ्रूणकोश के केंद्र की ओर गति करते हैं। इन केंद्रकों को ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। दोस्तों डायग्राम नंबर जी ही देखिएगा, यहाँ पर नीचे का जो केंद्रक दिखाया गया है जिसको हमने पोलर न्यूक्लियस का, ये पोलर न्यूक्लियस इस भ्रूणकोश के केंद्र की तरफ गति करेगा। अगले डायग्राम में आप देख भी रहे हैं कि बीच में आपको 2 केंद्रक एक दूसरे के पास में दिखाए गए हैं। दरअसल यही पोलर न्यूक्लियाई हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, दोनों ध्रुवीय केंद्रक भ्रूणकोश के मध्य में आकर एक दूसरे के साथ संगलित होकर एक द्विगुणित यानी डिप्लॉयड जिसे 2n से प्रदर्शित करते हैं द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। डायग्राम नंबर आई देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप इस भ्रूणकोश के मध्य में देख रहे हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। चूँकि इसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई एक दूसरे के साथ में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इसलिए हम इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। और इसी कारण इसकी जो नेचर है वो डिप्लॉयड प्रकार की होती है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि अगुणित होते हैं उनके आपस में जुड़ने से द्विगुणित संरचना यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण होता है। आइए दोस्तों अगली विशेषता देख लेते हैं। बीजांड द्वार की ओर बचे 3 केंद्रकों के मध्य भित्ति निर्माण होने के कारण एक 3 कोशिकीय अंड उपकरण यानी एग एपरेटस का निर्माण होता है। इस 3 कोशिकीय अंड उपकरण यानी एग एपरेटस के मध्य में एक अंड कोशिका यानी एग सेल जिसको कि मादा युग्मक यानी फीमेल गैमीट भी कहते हैं, तथा इसके दोनों ओर 2 सहायक कोशिकाएं जिनको इंग्लिश में हेल्पिंग सेल्स या फिर सिनर्जिस्ट कहते हैं वो पाई जाती हैं। आइए दोस्तों हम डायग्राम देख लेते हैं। आई इस आई डायग्राम में आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये माइक्रोपाइलर एरिया है और इसी एरिया में अंड उपकरण का निर्माण होता है जो कि 3 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसके मध्य में ये जो वाली कोशिका देख रहे हैं आप, ये कोशिका एग सेल है और साइड वाली जो ये कोशिकाएं हैं ये दोनों कोशिकाएं सिनर्जिस्ट सेल्स हैं यानी हेल्पिंग सेल्स हैं। अगला बिंदु देखते हैं। भ्रूणकोश में निवाहक की ओर के अन्य 3 केंद्रकों के मध्य भी भित्ति निर्माण हो जाता है। इन सभी केंद्रकों को अब प्रतिमुख कोशिकाएं यानी एंटीपोडल सेल्स या सिंपली एंटीपोडल्स कहते हैं। नीचे दोस्तों आई डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में नीचे की साइड में एंटीपोडल सेल्स हैं, इनकी संख्या 3 होती है। ये सब दोस्तों कंपटीशन के क्वेश्चंस हैं, बड़ा ध्यान से समझिएगा किसमें कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब जो स्लाइड आने वाली है दोस्तों वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम में इस पोर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप बड़े ध्यान से समझिएगा। हम आगे के पॉइंट्स पढ़ते हैं जो अभी पढ़ रहे थे हम पीछे, जहां हमने पीछे छोड़ा था, यानी प्रतिमुख कोशिकाएं बन जाती हैं। तो इस प्रकार से एक भ्रूणकोश के अंदर कितनी कोशिकाएं और कितने सेल्स दिखाई देते हैं हम वो रीड करते हैं। इस प्रकार एक सामान्य आवृतबीजी पौधे में परिपक्व भ्रूणकोश में 7 कोशिकाएं तथा 8 केंद्रक पाई जाती हैं। आइए डायग्राम से समझते हैं। राइट हैंड साइड पर ऊपर देखेंगे आप तो माइक्रोपाइल एरिया है और नीचे की साइड में चलाजल एरिया होता है। तो माइक्रोपाइलर एरिया में दोस्तों 3 सेल्स हैं, यहाँ पर आप देखिए ये 3 सेल्स हो गई और बीच में देखेंगे तो 1 सेल है, साथ ही साथ नीचे की साइड में भी 3 सेल्स हैं। तो इस प्रकार कुल मिला के ये 7 सेल्स हो गई। साथ ही साथ यदि हम केंद्रक की बात करें तो एग एपरेटस में 3 केंद्रक हैं, सेंट्रल सेल में 2 केंद्रक हैं और नीचे की तरफ एंटीपोडल्स हैं, वहाँ पर भी 3 केंद्रक हैं। तो टोटल दोस्तों इस प्रकार से 8 केंद्रक हैं। दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक चार्ट डेवलप किया है जिसमें हमने ओव्यूल के अंदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल की स्थिति को दिखाया है। आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप पिछला मॉडल पेपर अपना उठा के देखिए, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे हैप्लॉइड सेल्स की। तो देखते हैं इस ओव्यूल में कौन कौन सी सेल हैप्लॉइड है। सबसे पहले एग सेल हैप्लॉइड होती है दोस्तों, सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होती हैं, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड होते हैं और पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड्स होते हैं, मेगास्पोर हैप्लॉइड होता है।
आइए दोस्तों डायग्राम में हम इनकी पोजीशन को समझते हैं। सबसे पहले एग सेल, तो यहाँ पर मैं राउंड कर देता हूँ, ये एग सेल हो गई, ये हैप्लॉइड होती है। ठीक उसके नीचे आप सिनर्जिड्स को देख रहे हैं, ये हैप्लॉइड होती हैं। और सबसे नीचे की साइड में आप देख रहे हैं एंटीपोडल, ये भी हैप्लॉइड होती हैं। इसके अलावा राइट हैंड साइड पर आप दो पोलर न्यूक्लियाई देख रहे हैं, ये भी हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। मेगास्पोर से दोस्तों भ्रूण कोश का विकास होता है, इसलिए यहाँ पर हम उसको नहीं दिखा सकते, ऑलरेडी विकास हो चुका है इस वाले ओव्यूल में। अब हम डिप्लॉइड सेल की बात करते हैं दोस्तों। तो डिप्लॉइड सेल हमको फ्यूनिकुलस में देखने को मिलेंगी, इंटेगुमेंट्स में देखने को मिलेंगी, न्यूसिलस में देखने को मिलेंगी, सेंट्रल सेल में देखने को मिलेगी और मेगास्पोर मदर सेल में देखने को मिलेगी। तो आइए डायग्राम में भी देख लेते हैं। सबसे पहले राइट हैंड साइड पर ये फ्यूनिकुलस हो गया, उसके बाद में इंटेगुमेंट्स में डिप्लॉइड है, साथ ही साथ न्यूसिलस में भी दोस्तों डिप्लॉइड है। इसके अलावा सेंट्रल सेल में देखिएगा दोस्तों, सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियाई हैं जो फ्यूज हो जाएंगे बाद में और वो भी एक डिप्लॉइड सेल बनाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों मेगास्पोर मदर सेल, ये भी डिप्लॉइड होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आज हमने इस वीडियो में दिखाए गए सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आपको अब सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे। साथ ही साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा ताकि जो नए नए वीडियोज़ आते हैं वो आपको टाइमली अवेलेबल रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।